तो नमस्कार दोस्तों एक बहुत ही दुखद घटना सामने आ रही है जो हमारे देश के फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन कहलाते हैं। आप सबने नाम सुना होगा MS स्वामीनाथन जी का। आप में शायद ही कोई हो ऐसा जिन्होंने MS स्वामीनाथन का नाम नहीं सुना हो। ये फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया कहलाते हैं। तो ग्रीन रेवोल्यूशन क्या थी, इस सब के बारे में हम आज डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन दोस्तों, आप में से इनका नाम एक जगह और सुना होगा। वो सुना था जो फार्मर का एजिटेशन हुआ था 2020 में। आपको पता है किसानों ने आंदोलन किया था जो नए कृषि कानून के खिलाफ। उसमें एक डिमांड थी कि MSP को क्या किया जाए, लीगल किया जाए, और क्या किया जाए, साथ में एक स्वामीनाथन फॉर्मूला लागू किया जाए। सुना होगा शायद आपने स्वामीनाथन फॉर्मूला। तो ये स्वामीनाथन फॉर्मूला बेसिकली इन्होंने दिया था, MS स्वामीनाथन ने। तो आज हम इनके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, मैं हूं दीपक नागर, दीपक इकोनॉमिक्स के चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, यहाँ पे हम डेली मॉर्निंग में डिस्कस करते हैं डेली इकोनॉमी न्यूज। आज डेट 29 सितंबर। आई होप आप सब दोस्तों ने अब तक न्यूज़पेपर पढ़ लिया होगा। मैं तो यहाँ पर दो इकोनॉमिक टाइम्स को डिस्कस करता हूँ। तो आज के इकोनॉमिक टाइम्स में बेसिकली दो न्यूज है। एक तो बहुत ही दुखद घटना है इंडिया के लिए कि जो मान एग्रीकल्चर इकोनॉमिस्ट है मान स्वामीनाथन जी, MS स्वामीनाथन जी, इनका डेथ होगी 98 ईयर इनकी एज थी। एज के रिलेटेड काफी इनको बीमारियां पिछले काफी टाइम से ग्रसित थी। लेकिन उसके बाद सेकंड जो हमारी न्यूज है दोस्तों वो है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। ये हर साल आता है, मैंने पिछले साल भी पढ़ाया था। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स हर साल ये आता है। इसमें क्या इंडिया की रैंक रहती है, ये एग्जाम में पूछा भी जाता है और हमको जानना भी जरूरी है। तो दोस्तों, हम सबसे पहले हमारी पहली न्यूज बहुत ही दुखद न्यूज है। मान जो एग्रीकल्चर इकोनॉमिस्ट है वो MS स्वामीनाथन पास से अवे हो गए। इनका आप ये फोटो देख सकते हैं, कई जगह आपने इनको वीडियो में या टीवी पे न्यूज पे जरूर देखा होगा। आप ये न्यूज देखिए। MS स्वामीनाथन, द फादर ऑफ इंडियाज ग्रीन रेवोल्यूशन, भारत में हरित क्रांति के जो फादर हैं MS स्वामीनाथन, वो क्या हुआ 98 ईयर में पास अवे हो गए। बेसिकली चेन्नई में इनका निवास था। ओरिजिन इनका केरला में इनका जन्म हुआ था। तो इनके बारे में आज सब कुछ हम डिटेल में डिस्कस करेंगे दोस्तों। लेकिन उसके पहले हम बढ़ते हैं इनका इंपोर्टेंस क्या थी। तो आप सबको पता है कि आजादी के बाद में, बिफोर इंडिपेंडेंस, आप सबको पता है ब्रिटिश का जो सिस्टम था एग्रीकल्चर का वो सब बहुत बेकार था। हमेशा से किसानों के हित में था। काफी ज्यादा अकाल पड़ते थे। 1943 का जो बंगाल अकाल तो हम सबको ही पता है। तो जब 1947 में अंग्रेज हमको छोड़ के गए तो दोस्तों इस देश में फूड ग्रेन का उत्पादन ना के बराबर था। फूड ग्रेन जो प्रोडक्शन था बहुत कम था। इसके बाद बार बार में अकाल पड़ते थे, फैमाइन पड़ते थे, क्योंकि अंग्रेजों ने कभी कोई ऐसा एग्रीकल्चर सिस्टम या एग्रीकल्चर में इन्वेस्ट नहीं किया था। तो ये भारत की बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी कि हम खाद्यान्न में क्या थे, आत्मनिर्भर नहीं थे। हम इंपोर्ट करते थे गेहूं जैसी चीजें इंपोर्ट करते थे। आपको पता होगा एक PL480 करके गेहूं अमेरिका से हम इंपोर्ट करते थे। इस एग्रीमेंट के तहत में काफी घटिया सड़ा हुआ गेहूं आता था लाल कलर का, लेकिन हम उसको भी कंज्यूम कर लिया करते थे क्योंकि गेहूं थे ही नहीं। तो ऐसी स्थिति में उस टाइम, और लगभग इंडिया ही नहीं दुनिया के कई सारे जो डेवलपिंग देश थे या पुअर कंट्री थे जिनको लेटेस्ट में आजादी मिली थी, उस समय ये दिक्कत थी कि ये क्या थे, फूड ग्रेन में, खाद्यान्न में सेल्फ डिपेंडेंट नहीं थे, इंपोर्ट क्या करते थे और इंपोर्ट से काम चलता नहीं है। तो अपने ऐसी स्थिति में क्या किया जाए। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों 1960 के दशक में पूरी दुनिया में एक प्रयास किया गया कि भाई इन गरीब देशों में कहीं ना कहीं से खाद्यान्न के उत्पादन को बढ़ावा दिया जाए। तो एकदम से जो खाद्यान्न को इन देशों में बढ़ावा दिया उसको कहा गया ग्रीन रेवोल्यूशन। क्या कहा गया, हरित क्रांति। क्रांति शब्द का सिंपल सा मतलब होता है कम टाइम में बहुत बड़ा बदलाव। ऐसे कम टाइम में अगर जो खाद्यान्न का उत्पादन एकदम से बढ़ जाए तो उसको क्या कहेंगे, ग्रीन रेवोल्यूशन कहेंगे। इस ग्रीन रेवोल्यूशन का दुनिया भर में श्रेय जाता है, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन कहलाते हैं। वो आप सबको पता होगा, नॉर्मन बोरलॉग जी हैं। नॉर्मन बोरलॉग ये बेसिकली USA के एग्रीकल्चर साइंटिस्ट थे। इन्होंने बेसिकली मैक्सिको में कुछ काम किया था और यहाँ पे है ना कुछ इन्होंने नई टाइप की वेराइटी खोज करी थी, जिसको कहते हैं, आपने पढ़ा होगा आपने, हाई यील्ड वेराइटी ऑफ राइस एंड व्हीट। गेहूं और चावल की नई टाइप की इन्होंने वेराइटी पैदा करी जो क्या थी, एक तो लंबाई में शॉर्ट थी। इस वेराइटी के साथ साथ में केमिकल का इस्तेमाल किया गया, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स ऐसे का इस्तेमाल किया गया। तो इससे एकदम से क्या हुआ, फूड ग्रेन में लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन बढ़ावा मिला। इसलिए इनको पूरी दुनिया में फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन कहा जाता है, नॉर्मन बोरलॉग को। और इनको लिए इसको क्या मिला, नोबेल पीस अवार्ड मिला था। जो पीस के लिए जो नोबेल अवार्ड मिलता है वो बेसिकली नॉर्मन बोरलॉग को मिला था। तो इसी टाइम पर दोस्तों नॉर्मन बोरलॉग काम कर रहे थे मैक्सिको में, और इसी टाइम पे इंडिया भी क्या था, फूड ग्रेन के मामले में सेल्फ डिपेंडेंट होना चाहता था। तो भारत में वही काम किया MS स्वामीनाथन जी ने।
MS स्वामीनाथन जी ने वही काम किया। इन्होंने क्या किया, इनको साथ टाइप किया, इनके साथ नॉर्मन बोरलॉग के साथ टाइप किया, और भारत में भी जो ये हाई यील्ड वैरायटी है इसके प्रयोग को बढ़ावा दिया गया। कहां पर, पंजाब में, हरियाणा में, ऐसे कुछ चुनिंदा जगह पर जहां पर सिंचाई फैसिलिटी बढ़िया थी, ऐसे जगह पर क्या किया गया, इन्होंने हाई यील्ड वैरायटी का प्रयोग किया गया। साथ में पेस्टिसाइड का प्रयोग किया गया ताकि फसलों की बर्बादी न हो, साथ में केमिकल फर्टिलाइजर का प्रयोग किया गया। तो इनके नेतृत्व में दोस्तों ये सब काम हुए इन्होंने नॉर्मन बोरलॉग के साथ टाइप करके, जिससे क्या हुआ, भारत में अचानक से क्या हुआ, फूड ग्रेन के मामले में काफी ज्यादा प्रोडक्शन बढ़ गया। फूड ग्रेन स्पेशली व्हीट और राइस, गेहूं और चावल का प्रोडक्शन काफी ज्यादा बढ़ गया, जिससे क्या हुआ, सेल्फ डिपेंडेंसी मिली। आज की डेट में आपको पता है कि भारत गेहूं और चावल में दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है आफ्टर चाइना, सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, और दुनिया भर को एक्सपोर्ट करता है। चावल के मामले में तो हम दुनिया के सबसे बड़े एक्सपोर्टर हैं आज की डेट में, पूरी दुनिया को हम चावल एक्सपोर्ट करते हैं। तो ये सब परिणाम था MS स्वामीनाथन जी के प्रयासों का। इसलिए इनको क्या कह दिया, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया। इंडिया में इनके प्रयासों से गेहूं में अचानक से इनके प्रयासों से देश को लाखों करोड़ों किसानों को उत्पादन में बढ़ावा मिला, उनसे उनकी इनकम बढ़ी। जो गरीब भूख से मर रहे थे ऐसे लोगों को क्या किया, इनके प्रयासों से देश में खाद्यान्न आत्मनिर्भरता बनी दोस्तों। तो ये इनका इतना बड़ा महत्व है। तो इनके महत्व को भारत सरकार ने भी समझा, टाइम टू टाइम इनको सम्मान किया गया, जैसे पद्मश्री स्टार्टिंग में, फिर पद्म भूषण और पद्म विभूषण से इनको सम्मानित किया गया दोस्तों। जो इंटरनेशनल फूड प्राइज होता है, एक इंटरनेशनल फूड प्राइज अवार्ड होता है, फर्स्ट फूड प्राइज अवार्ड इन्हीं को मिला था दोस्तों। इसके अलावा इनको है ना राज्यसभा में भी भेजा गया। आप जानते हो राज्यसभा में 12 जो अपने फील्ड के एक्सपर्ट होते हैं ऐसे लोगों को भेजा जाता है, तो ये राज्यसभा में भी रहे। इनके नेतृत्व में और कई सारे काम हुए, ये ICR के में कई सारे पोस्टों पर रहे, ऐसे इनके टाइम पर। बीच में इनके नेतृत्व में अब एक कमिटी बैठी थी 2006 में, इन्होंने एक रिपोर्ट दी थी, स्वामीनाथन कमीशन, जो मैं बता रहा हूं, स्वामीनाथन कमीशन, जो पंजाब हरियाणा किसान मांग करते हैं ना किसान आंदोलन में। बेसिकली 2016 में स्वामीनाथन जी की अध्यक्षता में एक किसान आयोग बना था। उन्होंने रिपोर्ट दी थी, और रिपोर्ट दी थी कि जो MSP है ना, आज की डेट में जो गवर्नमेंट MSP डिक्लेयर कर रही है वो कम है, वो जिससे गवर्नमेंट जो किसानों का खर्चा वगैरह पर्याप्त नहीं पड़ता। तो ये MSP की गणना का फॉर्मूला बदला जाए। MSP की गणना के कई फॉर्मूले होते हैं दोस्तों, A2 प्लस FL, C2 प्लस 50। तो इन्होंने राय दी कि भाई जो MSP की गणना की जाए ना, C2 प्लस 50% किया जाए। C2 प्लस 50 मतलब जितना भी किसान का खर्चा हो रहा है, जो निवेश कर रहा है पैसा, उसका इंटरेस्ट, जो वो उस पर फार्मर पर काम कर रहा है, उसकी मजदूरी, सबको मिला के 50% उसको प्रॉफिट के रूप में मिले, इतना MSP होना चाहिए। तो पंजाब हरियाणा किसान ही नहीं, पूरे इंडिया के किसान बेसिकली यही मांग करते हैं कि भाई हमको जो हमको दिया जाए, क्या दिया जाए, जो MSP दी जाए C2 प्लस 50% दिया जाए। लेकिन आज की डेट में दोस्तों A2 प्लस FL दी जा रही है, A2 प्लस FL का 50% दिया जा रहा है, लेकिन ये कम है दोस्तों। अभी आज की डेट में अभी मेरे पास इतना फुर्सत नहीं है कि भाई मैं इसको MSP कैलकुलेशन का फॉर्मूला आपको समझाऊं, लेकिन मोटा मोटी आप देख लो कि जो किसान मांग करते हैं C2 प्लस 50%, वो फॉर्मूला इन स्वामीनाथन जी ने दिया था। तो दोस्तों ये था पूरा MS स्वामीनाथन जी का भारतीय एग्रीकल्चर में एक जो महत्वपूर्ण रोल है। कल का दिन बहुत दुखद है, भगवान उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। तो आप सबसे पहले इनका फोटो देखें, फोटो में से याद रखें दोस्तों, और हम सबको जितने भी किसान बंधु हैं या देश के जो भी जितने भी कंज्यूमर है, सबको इनका एहसान मंद होना चाहिए। इनके प्रयासों से क्या हो रहा है, आज जो हम खाद्यान्न के माध्यम में हम आत्मनिर्भर है, दुनिया के देशों को एक्सपोर्ट कर रहे हैं, वो इन्हीं के प्रयासों से सफल हो पाया था। आप देख सकते हैं दोस्तों, इंडिपेंडेंस के बाद हमारे पास फूड ग्रेन नहीं था, लेकिन 1967 के इन्होंने क्या किया, इनके प्रयासों से देश में ग्रीन रिवोल्यूशन आई और गेहूं चावल के प्रोडक्शन में काफी ज्यादा वृद्धि हुई। वर्ल्ड लेवल पे यही काम नॉर्मन बोरलॉग साहब ने किया था, USA के थे, लेकिन काम इन्होंने मैक्सिको में किया था। इंडिया में ये काम MS स्वामीनाथन जी ने किया, इसलिए इनको क्या कहते हैं, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया के दिया। इन्होंने हाई यील्ड वेराइटी ऑफ व्हीट एंड राइस को इंडिया में इंप्लीमेंट किया और साथ में केमिकल फर्टिलाइजर वगैरह को यूज को बढ़ावा दिया, जिससे देश में प्रोडक्शन को बढ़ावा मिला। ये बेसिकली केरला में इनका जन्म हुआ था। IPS थे, हालांकि ये आप सबको पता होना चाहिए IPS थे, लेकिन इन्होंने जॉब छोड़ दी थी। बाद में इन्होंने एग्रीकल्चर फील्ड में काम किया, एग्रीकल्चर साइंटिस्ट थे ये। भारत सरकार ने भी इनके योगदान को देखते हुए पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण जैसे सम्मान से सम्मानित किया गया। फर्स्ट वर्ल्ड फूड प्राइज इनको मिला गया। इन्होंने अपना एक MS स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना की थी। MS स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना की गई थी चेन्नई में, जो देश में फूड ग्रेन के क्षेत्र में रिसर्च को बढ़ावा देता है। MS स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन चेन्नई में इन्होंने स्थापना की थी, जो क्या करता है, देश में खाद्यान्न उत्पादन को और कैसे बढ़ावा दिया जाए, कैसे बढ़ाया जाए, उस पर रिसर्च करता है। और जो टाइम मैगजीन होती है, टाइम मैगजीन ने दोस्तों 20th सेंचुरी जो निकल गई, उसके टॉप 20 मोस्ट पावरफुल पर्सन ऑफ एशिया
एशिया में टॉप 20 कौन मोस्ट पावरफुल थे पर्सन थे, उसकी लिस्ट में इनको नाम दिया गया था दोस्तों, महात्मा गांधी जी के साथ में। पूरे एशिया में सबसे पावरफुल टॉप 20 पर्सन 20वीं शताब्दी में, उनमें एम एस स्वामीनाथन जी का नाम था, महात्मा गांधी जी के साथ में। स्वामीनाथन कमीशन मैंने बताया था 2006 में इनकी रिपोर्ट आई थी, और इसमें इन्होंने एमएसपी कैलकुलेशन का फॉर्मूले में सुधार का प्रस्ताव दिया था, जिसको C2 + 50% करने का प्रस्ताव दिया था, जो आज दिन तक भी अभी तक भी इसको इंप्लीमेंट नहीं किया गया है। जो फार्मर्स की मेन डिमांड यही थी 2020 के जो किसान आंदोलन था उसमें कि भाई एमएसपी को C2 + 50% पर गणना की जाए। तो ये पूरा मामला था दोस्तों, फर्स्ट न्यूज थी हमारी। सेकंड न्यूज की तरफ हम बढ़ेंगे दोस्तों। सेकंड न्यूज जो आज के दोस्तों, एक ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, आप सबने इसके बारे में सुना होगा, हर साल रिलीज होता है, मैं हर साल पढ़ाता हूं उसको, पिछले साल भी मैंने उसको पढ़ाया था। जो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स है 2023 का, इस साल का रिलीज हो चुका है सितंबर में। हर साल रिलीज होता है, ये रिलीज होता है एनुअली। क्या होता है? एनुअली। इसको रिलीज करता है दोस्तों यूएन की एक एजेंसी है, यूएन के आप पता है यूनाइटेड नेशन है, संयुक्त राष्ट्र संघ, उसकी कई सारी एजेंसियां हैं स्पेशलाइज, जैसे WHO। इसी के पैटर्न पर एक संस्था है वीपो, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, वीपो करके एक यूएन की एजेंसी है, स्पेशलाइज्ड एजेंसी है प्रॉपर्टी वीपो करके। ये वीपो संस्था दोस्तों हर साल यूएन की जो एजेंसी है, हर साल ये ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स रिलीज करती है। इस साल भी किया है इन्होंने, पिछले साल भी किया था, उसके आगे भी किया था। इसका हेडक्वार्टर दोस्तों जिनेवा है, जिनेवा है। तो दोस्तों ये संस्था है ना, पूरी दुनिया में इनोवेशन की क्या स्थिति है आप जानते हो। इनोवेशन इज की टू डेवलपमेंट, नवाचार, नई रिसर्च एंड डेवलपमेंट से क्या होगा, आगे जाके देश में इकोनॉमी का डेवलपमेंट होगा। किसी भी देश का डेवलपमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है इनोवेशन या रिसर्च एंड डेवलपमेंट। जितना किसी देश में रिसर्च होगा, डेवलपमेंट होगा, नई नई खोज होगी, नई नई तकनीकें आएगी, वो देश उतना ही आगे जाएगा। तो किसी देश में कितना इनोवेशन हो रहा है, कितना प्रयास कर रहा है पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, स्टार्टअप की क्या स्थिति है, वहां पर इनोवेशन के लिए कितनी इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्या लैब है, क्या कई देशों में लैब ही नहीं है, बहुत कम है, तो क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है क्या वहां पर, नई नई यूनिवर्सिटी में कैसा काम हो रहा है, इस सबको ये रैंक करता है। हर देश का इनोवेशन को मेजर करता है, और कौन से देश में कितनी उसकी स्थिति है उसके आधार पर ये रैंकिंग देता है। जो 2023 का जो GI है दोस्तों, इसमें इन्होंने 132 देशों को शामिल किया गया था, सारे देशों को इनमें शामिल नहीं किया, लगभग 132 देश जिनका डेटा इनके पास अवेलेबल था उसमें इन्होंने इसको शामिल किया। और इसमें दोस्तों फर्स्ट रैंक थी स्विट्जरलैंड की, स्विट्जरलैंड को इन्होंने यहाँ फर्स्ट रैंक दी गई है, और इंडिया की रैंक थी 40। पिछले साल भी अगर आपको पता हो, मैंने पढ़ाया था GII 2022, तो 2022 में भी इंडिया की रैंक 40 ही थी। मतलब इस साल इंडिया की रैंक में कोई बदलाव नहीं किया गया। हालांकि आपको याद होना चाहिए 2015 में के आसपास इंडिया की रैंक 81 के आसपास थी, लेकिन पिछले 7-8 साल में इंडिया में इनोवेशन के क्षेत्र में काफी अच्छा काम हुआ, ऐसा इस रिपोर्ट का मानना है। और ये रैंक सुधर के अब कितनी होगी, 40 होगी। तो दोस्तों इसके बारे में हम ज्यादा नहीं पढ़े, हमको सिर्फ इतना याद रखना है कि ग्लोबल जो इनोवेशन इंडेक्स है हर साल जारी होता है। कौन जारी करता है? तो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन वीपो जारी करता है, जिसका हेडक्वार्टर जिनेवा में है। और इंडिया की इस साल रैंक कितनी आई है? 40 आई है, और फर्स्ट पर स्विट्जरलैंड है। तो दोस्तों इतना ही मुद्दा था आज के लिए, जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।